नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और हम लोग में आज हम चर्चा करेंगे उस समाज की जहां औरतें खुद को महफूज बिल्कुल नहीं महसूस करती हैं, क्योंकि और इसकी पूरे सबूत हैं। दिन रात तरह तरह के आंकड़े, तरह तरह की वारदातें आपके सामने आ रही हैं। इसलिए इस पर चर्चा करना और सवाल उठाना हमारा काम है, जो हम लगातार कर रहे हैं। इससे किस हद तक इस समस्या का हल होगा ये हमें नहीं पता। बहरहाल हम इस पर बात जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं से लेकर हरियाणा के भगाना तक में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की जो खौफनाक दास्तानें हुई हैं, वो चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन इंसाफ बहुत दूर है। कुछ मामलों में उल्टे जो आरोपी हैं वो दिलेरी से पीड़ितों और उनके परिवार को धमकी देते नजर आए हैं कि शिकायत की हिम्मत कैसे की। इन मामलों के दो पहलू हैं। एक तो बलात्कार अपने आप में इतना बड़ा अपराध, दूसरे जाति के आधार पर औरतों के खिलाफ भी अपराध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ही जगह अपराधी दबंग जाति के थे और पीड़ित दलित और पिछड़ी जाति के। सवाल है कि क्या औरतों के खिलाफ अपराध को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है दबंगों के जरिए? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात नहीं है। राजधानी दिल्ली में 2012 में हुआ बलात्कार हम सबके जहन में है। उसके बाद कानून भी बदले, लेकिन क्या फर्क पड़ा है इससे? एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहां हर रोज शायद शुक्र अदा करना चाहिए कि आप एक औरत होने के बावजूद महफूज हैं, सही सलामत हैं, क्योंकि समाज से किसी भी तरह की हिफाजत की उम्मीद रखना गलत है। क्या कोई शहर है इस मुल्क में जहां सड़कों पर अकेले निकलने की हिम्मत अपनी औरतों को हमारा समाज देता है, जहां वो बिना सोचे बेखौफ निकल सकें? न खुले में शौच जाने के लिए मजबूर लड़कियां महफूज हैं, न सुरक्षित माने जाने वाली जज अपने घर में। कानून की हालत बुरी है, कानून लागू नहीं होते ठीक तरह से, पुलिसिंग कमजोर है और कई दफा तो आरोपियों के साथ साठगांठ का भी आरोप है पुलिस पर, जैसा कि बदायूं के मामले में सामने आया। हजारों केस जो हैं वो कोर्ट में हैं। रेप केस में सजा मिलने की मामले मिसाल बहुत कम है। दबंग अपनी दबंगई दिखाते रहे हैं, खाकी अपना खौफ, नेता बेहद असंवेदनशील बयान देते हुए नजर आए हैं। और इस सब के बीच में पिछले 40 सालों में भारत में बलात्कार के मामले जो हैं वो 10% बढ़ गए हैं। ऐसे में पीड़ितों के लिए क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद हम रख सकते हैं? मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, जिसमें शामिल हैं विक्रम सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, पिंकी आनंद वकील हैं, बीजेपी नेता हैं, जगमती सांगवान जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के, और असीम वकार साहब हैं जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा हरियाणा के भगाना की जो हमने आपको वारदात बताई, उसके पीड़ित और उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले वकार साहब से ये सवाल करना चाहूंगी, चूंकि सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब बदायूं वाला मामला हुआ, उत्तर प्रदेश से हम शुरू कर रहे हैं, हालांकि ये पूरे हिंदुस्तान की सच्चाई है, लेकिन हमें याद है कि जब अखिलेश यादव ने सरकार बनाई थी तब लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी चर्चा हुई थी। एक नौजवान सीएम बने थे और कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता है। यूपी सरकार दावा करती रही है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन जब ये बदायूं का मामला हुआ, ऐसे ऐसे बयान वकार साहब आपके बड़े नेताओं की तरफ से आए, इतने असंवेदनशील के ताज्जुब होता है कि ऐसे मौके पर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। आपने सुना था रामगोपाल यादव को भी कि उन्होंने कहा टीवी पर अश्लीलता दिखाई जा रही है इसलिए समाज बीमार है। ठीक है, बीमार है समाज, पर विश्लेषण का वक्त है या एक्शन का वक्त है अभी? देखिए नगमा जी, आपने इस तरह की बात यहाँ की है, आरोप लगाया है, तो जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। वक्त है, आप जवाब दें। देखिए, जब आप सवाल पूछते हैं तो जवाब भी आपको दिया जाता है। अगर आपने सवाल पूछा तो उस पर जवाब दिया जाता है। देखिए, माननीय रामगोपाल जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिससे इनकार करेंगे आप या हम। आपने अक्सर देखा होगा टेलीविजन पर बहुत से प्रोग्राम आते हैं जिनमें साफ साफ पहले और बाद में कहा जाता है कि कृपया बच्चे इसको अपने घरों पर ना दोहराएं। ये इसलिए कहा जाता है कि टेलीविजन का और मीडिया का हमारे समाज पे गहरा असर होता है। अगर असर ना होता और लोग उसकी नकल ना करते या उसको देखकर अपने ऊपर उसको हावी ना होने देते, तो शायद ये बातें टेलीविजन पर जो प्रोग्राम बनाते हैं वो लोग ना कहते। माननीय रामगोपाल जी, क्या इसका जवाब यही है कि आप मीडिया पर और टेलीविजन पे आरोप धर दें कि हम इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं कि इसकी वजह से समाज में ये, तो अगर ये अपराध हो रहे हैं, आप इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? इस पर तत्कालीन एक्शन नहीं होना चाहिए? जगमती सांगवान, आप इस पर जवाब देना चाहेंगी? मुझे अपने आप में ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि हम कहें कि हम अश्लील चीजें टीवी पर दिखा रहे हैं इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। जो मिस्टर वकार जो कह रहे हैं, असल में वो तथ्यों को जो है वो जिसको कहते हैं ना कि डाइल्यूट करना चाहते हैं असल में।
असल में उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके जो समाजवादी पार्टी के, जिनको वो सुप्रीमो बोलते हैं, और वो बुजुर्ग नेता भी हैं हमारी राजनीति के, उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान जो बातें कही कि लड़के तो लड़के हैं, हो जाती है छुटपुट ये चीजें, जो बलात्कार को एक छुटपुट चीज की तरह से देखते हैं, और जो अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कानूनों का दुरुपयोग है महिलाओं पर होने वाली हिंसा पे, वो उनके लिए अहम मुद्दा है। ये दिखाता है कि असल में आप लोगों को इस चीज की परवाह करने की जरूरत है कि आपका नेतृत्व हमेशा अपराधी और उनके जो प्रोटेक्टर है उनसे घिरा रहता है। इसका मतलब वकार साहब, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी पुलिस उससे जो संकेत ले रही है, जिस पुलिस को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बदायूं में जो भी पीड़ित परिवार उनके पास गए, वो पुलिस, हम गांव में गए हैं, उन लोगों से मिले हैं, खुद जो पुलिस वाले हैं वो खुद शामिल हो गए उसके अंदर। तो महिलाएं और लड़कियां, और ये क्या चल क्या रहा है आपके वहां पे? दूसरे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ आपसे वकार साहब कि आपके पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये बयान आए कि आंकड़ों पर ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश के पीछे मीडिया क्यों पड़ी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और भी राज्य हैं। ये सच है कि और भी राज्य हैं, लेकिन इस वक्त क्या इस तरह की दलील देकर अपने को बचाना या कहना कि हमारे यहाँ जो हो रहा है वो दूसरे राज्यों से कम है, ये इसका क्या मतलब है? देखिए नगमा जी, मैं कई बार कई प्रोग्राम में गया और मैंने हमेशा एक जवाब दिया कि मैं किसी भी प्रदेश की बात करके ये जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि उनके क्या ज़्यादा है और मेरे क्या कम है। लेकिन आप लोग को, आप मीडिया के लोग हैं, आपको ये बात समझना चाहिए कि अगर आप सिर्फ एक पक्ष पर या एक प्रदेश पर आरोप लगाइएगा तो कहीं ना कहीं पक्षपात का आरोप आप पे भी लगेगा। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, मिस्टर पार्थ शास्त्री हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, इन्हीं ने 25 जून 2013 को एक रिपोर्ट दी थी कि जो सबसे सेफेस्ट प्रदेश कहलाते हैं अपने को गुजरात, उसमें महिलाओं के अगेंस्ट जो बलात्कार के आंकड़े हैं वो 7.7% और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम था उसमें 8.8% का इजाफा हर साल हो रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्थ शास्त्री जी की रिपोर्ट है। दूसरी बात, आपने अभी हमारे उत्तर प्रदेश पे इल्जाम लगाया, मैं बताऊं आपसे, मध्य प्रदेश में जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इल्जाम की बात नहीं है, जो अब सब राज्यों में होता है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, उसके बाद ऐसे बयान आए, उसके फौरन बाद एटा में भी हुआ, लगातार घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करेंगे, तमाम देश और राज्यों की भी बात करेंगे, पर आप पर क्या फर्ज नहीं बनता है कि उस पर आप फौरन कार्रवाई कुछ करें, या ऐसा करें कि वहां हो नहीं है? और जो मैं आपका जो आप अभी बात कर रहे हैं, मैं पिंकी आनंद से, मैं वापस आपके पास आऊंगी, मैं पिंकी आनंद से इस बात के बारे में पूछ रही हूँ, क्या ये सही है कि आंकड़ों में और आर्टिकल्स को कोट करके और कहें कि भाई गुजरात में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, आप पक्षपात कर रहे हैं, ये तमाम लोग सिर्फ अपनी ये दलील आंकड़ों के सहारे दे रहे हैं? बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जब ऐसे हादसे होते हैं जिससे पूरे देश में सब कुछ एक बिल्कुल हालत इस प्रकार से हो जाती है कि लोग परेशान हैं, लोग डरे हुए हैं। आज की तारीख में बदायूं में जो हादसा हुआ है, वहाँ की फैमिली ये कह रही है कि उनको धमकाया जा रहा है, फैमिली कह रही है कि हमें स्टेट के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें स्टेट की मशीनरी के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेट पुलिस के ऊपर नहीं है, यहाँ तक कि SIT का जो घटना हुई है उसके ऊपर भी उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं, भरोसा नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए ये जो स्थिति है आज की तारीख में यूपी में सबसे ज्यादा हुई है और सब हमारे सामने है। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, उसमें कोई ये नहीं कि कोई विषय नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में जिस जगह पर 2 लड़कियां पेड़ से टंगकर, नाबालिग लड़कियां, ये हालत हो जाती है, और उसके बाद अखिलेश यादव जी जो वहाँ स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जर्नलिस्ट को कि आप तो महफूज है ना। ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आपको कन्वे जो करना है पब्लिक को कि देखिए जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये कोई बयान नहीं आया है, जो हुआ है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जो हुआ है उसका देखा जाएगा कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व है तो पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून में है प्रावधान, IPC में पूरा प्रावधान है कि जहाँ पे पुलिस नहीं काम करती है, पुलिस किसी तरह की मली होती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होता है। आज की तारीख में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो कहते हैं कि लोगों को एक पूरी जागृति हो कि आज की तारीख में सरकार हमारे साथ है, मुलायम सिंह जैसे एक नेता हमारे साथ है, अखिलेश यादव जी जैसे नेता हमारे साथ है जो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे और बाकियों की नहीं। और दूसरी एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से ये कास्ट वॉर कह लीजिए जो होता है, जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार होता है, वो एक पावर प्ले की बात होती है कि अपनी शक्ति दिखानी है पुरुषों को। तो इसलिए इस प्रकार से जो चीज चलती है उसको भी कहीं ना कहीं पूरी
तरह से झंझोड़ना है और उसको खत्म करना है। यहाँ भी बहुत आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि ये दोनों केसेस में और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पर ये जो भी सामने आए हैं चाहे वो भगाना का हो या बदायूं का, हमने देखा है कि जो कास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। दोनों जगह दबंग हैं, दोनों जगह पिछड़ी जाति के लोग हैं और वो धमकी है कि हिम्मत कैसे है आपकी शिकायत करें। लेकिन इस पर मैं आऊं उससे पहले मैं विक्रम सिंह जी को शामिल करना चाहती हूँ चर्चा में कि जहां पुलिसिंग की बात होती है, इनइफेक्टिव पुलिसिंग, ये एक आरोप लगता है और अभी बदायूं के मामले में भी पुलिस और आरोपियों के साठगांठ की बात सामने आई है। तो पुलिस जिसका काम है कि लोगों में विश्वास जगाए, वो भी नाकाम रह रही है। वो हिम्मत नहीं दे पाती है उन पीड़ितों को कि अब जाएं और रिपोर्ट करें मामले। नगमा जी, मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये बात कहूंगा कि पुलिस को बदायूं में जो करना था वो बड़े विलंब से किया और बहुत कम किया। वकार साहब जाने जाते हैं साफ गोई के लिए और आला किस्म की नुमाइंदगी के लिए, लेकिन वकार साहब आज आपकी जुबान दिल के जज्बात का तर्जुमा नहीं कर रही है। आप कह कुछ रहे हैं और आपके जज्बात कुछ और हैं। जी। आप खुद समझ रहे हैं कि पुलिस को पहले ही मौके पर बिल्कुल चट्टान की तरह टूट पड़ना चाहिए था। जो भी अपराधी थे, किसी भी जात के हों, पुलिस वाले हों, किसी भी रैंक के हों, उनके खिलाफ एक ऐतिहासिक कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिसमें एनएसए और गैंगस्टर एक्ट शामिल है। पिंकी आनंद जी बड़ी लीडिंग एडवोकेट हैं हमारे देश की। इन्होंने ये कहा, धारा 166 आईपीसी के प्रावधान के अंतर्गत उन पुलिस वालों ने जिन्होंने एफआईआर नहीं की, जिन्होंने पीड़ित को भगा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। वकार साहब, आपके ऊपर एक इल्जाम विक्रम सिंह जी ने भी लगाया है कि आप जो दिल में है वो जुबान पे वो जज्बात नहीं आ पा रहे हैं। शायद अपनी मजबूरी होगी क्योंकि बहुत अफसोसनाक है जो हो रहा है, ये तो आप मानेंगे? नहीं, देखिए मैं नहीं, नगमा जी मैं विक्रम जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी उपाधि दे दी। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। और मैं कहीं से कुछ भी ऐसी बात ना तो दिल में रखे हूँ ना दिमाग में रखे हूँ, जो कुछ भी है ज़बान पर है। देखिए, बहुत से ऐसे केस हिंदुस्तान में अक्सर होते हैं, विक्रम जी जानते होंगे, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, जहाँ के ऊपर कभी कदार ऐसा होता है थाना या चौकी से कुछ एक आध पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल उस अपराध में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी पुलिस वालों को आप आपकी सरकार ने जो कार्रवाई की जा रही है इमीडिएटली जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, आप लोगों ने उनको सस्पेंड किया। और जब देश के अंदर पूरी आवाज उठी, उसके बाद उन्हीं पुलिस वालों को टर्मिनेट किया, निलंबित है। सवाल ये नहीं है कि आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं, आपकी जो भूमिका है, जिस चीज के लिए लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया है, वहाँ पे आप कार्रवाई सुनिश्चित करने की बजाय लिपापोती की तरफ आपका। और दूसरे जब हल्ला हुआ उसके बाद उनके ट्रांसफर्स हुए बड़े पैमाने पे। विक्रम सिंह, एक मिनट, विक्रम सिंह जी, जितने बड़े पैमाने पे ट्रांसफर्स हैं, क्या वो तत्कालिक उपाय हैं? क्या उससे कुछ होगा? वो एक, मैं समझता हूं, विंडो ड्रेसिंग हम कह सकते हैं। उससे कोई कालांतर में लॉन्ग टर्म लाभ मिले शासन प्रशासन को, ऐसा नहीं होगा। मैं फिर वकार साहब से कहूंगा, आप भी युवा हैं, आपके मुख्यमंत्री भी युवा है, आप जनता को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। यहां जो मैडम सांगवान और जो नगमा का दर्द है, मेरी गुजारिश होगी कि आप ले जाकर के इसको अपने मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करें और देखिए 24 घंटे में आप सब कुछ कर सकते हैं। जनता ने इतना विश्वास आप पे व्यक्त किया है कि जो बलात्कारी है वो न यादव है न पुलिस वाला है, वो कुछ भी नहीं है, वो समाज का दुश्मन है और दुश्मन के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो करना चाहिए। और ये जो नगमा जी, मैं एक चीज वकार साहब से पूछना चाहूंगी। जो बात हो रही थी कि आईपीसी के प्रावधान जो सारे अमेंडमेंट के तहत निर्भया कांड के बाद आए थे, उसमें पुलिस के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ ट्रांसफर करना, जिस प्रकार से बिल्कुल विक्रम जी ने सही कहा, एक विंडो ड्रेसिंग करने के लिए आप अफसर को यहां से ले जाकर वहां कर दीजिए और जब सिचुएशन पूरी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद उनको वापस ले आइए। तो ये सब चीजें करना अब लोग थक गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है उसका किसी को हिसाब चुकता करना पड़ेगा और आप लोगों से उम्मीद है। और मैं एक मिनट, जिस दर्द की बात विक्रम सिंह कह रहे थे, वो दर्द इन लोगों से बेहतर कौन महसूस कर सकता है जिन्होंने इसको झेला है। बगाना गांव, जिसके बारे में आप सब लोगों ने न्यूज में सुना होगा, एक बड़ी अजीब वजह से वो न्यूज में आया, जो वहां पे गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। वो जो पीड़ित हैं और वो जो परिवार है, उन लड़कियों की गजब की हिम्मत है कि वो बाहर आई हैं और जंतर मंतर पर लगातार धरना दे रही हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रही है। और उनका परिवार बेइंतहा बहादुर है कि यहाँ लगातार बैठा है अप्रैल से। और उनके साथ क्या हुआ, ये तमाम लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी इन लोगों से। ये तमाम लोग जो यहाँ पर भगाना से आए हैं वो लगातार यहाँ पर अप्रैल के महीने से हैं। आप उनके कोऑर्डिनेटर हैं, आप लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग अभी गांव से बेदखल हैं, बाहर हैं। क्या आप में हिम्मत है? क्या आप ये मुमकिन है कि आप गांव वापस जा सके? दबंगों की वहाँ इतना जोर चलता है?
बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम उस गांव में दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि 21 मई 2012 से ही हम सामाजिक बहिष्कार और पलायन की जो पीड़ा है झेल रहे हैं और मिनी सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं कंटिन्यू 2 साल से। उसके बावजूद जो हरियाणा सरकार और हिसार प्रशासन ये कह रहा है कि गांव में भाईचारा और सौहार्दपूर्ण माहौल है, उसके बावजूद जो कुछ परिवार वहां बचे थे उनके साथ ये दर्दनाक घटना हुई है हरियाणा सरकार की सुरक्षा की वजह से। अब माहौल वहां बिल्कुल एंटी हो गया है और हम उस गांव में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। और ये तब है जबकि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे, पर आरोपी तो जो हैं वो हैं ही, आप लोग खुद पीड़ित होकर वहां रह भी नहीं पा रहे हैं। बच्चियां जो हैं यहाँ पर, आप पीड़ित हैं, आप बता सकेंगी कि इस वक्त जो आरोपी थे उनमें से कितने पकड़े गए हैं? 5 पकड़े गए हैं, 5 तो एक छोड़ा, 3 तो बिल्कुल हांड रहे हैं, वे कुछ नहीं सुनाई हो रही है। उरा आए थे, उरा आने के बाद भी टेंट टूंट सब उखाड़ दिए, कुछ सुनाई नहीं हो रही। सुन सड़क पर पड़े आए और धूप गर्म जमा ठंडी उस पर वो बोलना चाहेंगी जी, उनको माइक दीजिए आप। जो आपके साथ जिस तरह की वारदात हुई और अभी आप लोग क्या चाहती हैं, इंसाफ कितना मिला है? आप लोग लगातार अपने परिवार के साथ यहाँ पर लड़ाई लड़ रही हैं इसकी इंसाफ की। अभी तक तो ना हमें ना कुछ भी ना इंसाफ नहीं ना मिला है, और सरपंच और ना वो वीरेंद्र फौजी चंदर, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जिनने भी हमारे साथ बलात्कार किया है उन्हें भी फांसी दी जाए। आप उनको माइक चाहती हैं बात करने के लिए? जी, आप उनकी माँ हैं? हाँ जी। आप ये कह रही थी फांसी की बात कर रही हैं। जो आपके यहाँ खाप पंचायत है उसकी एक सच्चाई है, उसका इतना डर है कि वहाँ आप बता रही थी कि जो सरपंच हैं वो उनसे मिले थे, उनको तमाम जानकारी थी। बताएंगे आप लोगों को कि उसके बावजूद उन्होंने आपकी मदद नहीं की? 5 लोग तो पकड़े जा रहे हैं और अभी तक उनका कुछ नहीं होया है, और ऐसे न्यूज़ लग रहा है अभी पकड़े जा रहे हैं और अभी तक उनकी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे को ना ही तो इंसाफ मिला है और हमारे को रहने के लिए जगह होनी चाहिए। और हमारे 16 अप्रैल से बैठे थे यहाँ जंतर मंतर पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम आप भी बीमार हो रही हैं, धूप कम है और अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। किसी के पास जावा हाँ वहाँ 10 दिन का टाइम दर्दे है, 5 दिन का टाइम दर्दे है, हफ्ते का टाइम दर्दे है, इतना हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। और लड़कियां को इंसाफ मिले और हमारे को रहने के लिए जगह मिले। और जो सरपंच है और वीरेंद्र है और जितेंद्र है उनकी जल्दी से जल्दी सुनाई करो, उनको गिरफ्तार करो। और जो ये शरारत करनी है इनको करड़ी तो करड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जी, आप जो इस पूरे इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या है? रहने की जगह नहीं है, इतनी तेज गर्मी धूप में जहां पर तमाम हम लोग जो कि अंदर गर्मी से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पूरा का पूरा परिवार सड़क पे है, धरना दे रहा है और बावजूद इसके इनको वहां से हटाया गया। पुलिस ने इनके साथ ज्यादती भी की। आप बताएंगे इस बारे में? 16 अप्रैल से हम यहाँ जंतर मंतर पे हैं जी। बगैर कोई न्याय की बात, जो आरोपी है गिरफ्तारी की या पीड़ितों के जो पुनर्वास के लिए है, किसी प्रकार की आज तक किसी भी मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो है वो टेंट उखड़ने के बाद 45 से 48 का जो टेम्परेचर है, इतनी गर्मी के अंदर यहाँ हम पड़े हुए हैं। किसी प्रकार की किसी भी जगह से हमारे को शुद्ध नहीं मिल रही है, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और जो हरियाणा में जो खाप पंचायत है वो खाप पंचायत के हिसाब से ही सरकार चल रही है और हमारे को बिल्कुल भी कहीं भी तवज्जो नहीं दी जा रही है और किसी भी मांग पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। ये जो खाप पंचायत की बात इन्होंने उठाई जगवती जी, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको इसको झेलना पड़ रहा है। इन लोगों की हालत ये है, पीड़ित हैं, गाँव में नहीं जा सकते वापस, पीड़ित भी हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उस पर से इतना दबाव, सरपंच साथ नहीं है, गाँव में नहीं जा सकते। कैसी अजीब सी ये त्रासदी है। और 2-3 केसेस जो अभी सामने आए उसमें हमने देखा है कि जो क्राइम है, जो पिंकी आनंद भी कह रही थी, वो अपने पावर को, अपने बल को दिखाने का जरिया है औरतों के खिलाफ अपराध करके। और खास करके जो दलित हैं, नीची जाति हैं, उनकी औरतों के प्रति अपराध हो रहे हैं। और ये दबंग लड़के हैं जिनको ये हिम्मत है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक सामाजिक हकीकत है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये सतीश और इसके साथ जो ये भगाना के जो पीड़ित परिवार आए हैं,
इन्होंने जिस तरह की न्याय के लिए आवाज बुलंद करी है, इनको सलाम करती हूँ कि पिछला मतलब 2 साल का अरसा हो चुका है। ये वो गांव है बगाना का जहाँ पे मतलब जो जाट आरक्षण का जो आंदोलन वहाँ पे चला है हरियाणा के अंदर, वो वहाँ बहुत मजबूत था और वो बाई चांस मतलब जो सरकार चाह रही थी उनकी इच्छा के अनुरूप था। तो वो जो लोग हैं वहाँ के, वो जो खाप पंचायत हैं या दूसरे लोग जो हैं, उनको पूरा मतलब जो स्टेट मशीनरी जो है उनकी प्रोटेक्शन और उनके पीठ पर उनका हाथ है और उस सब को झेलना इन परिवारों के द्वारा इनके घरों से बहिष्कृत कर दिया इनको। इनका जो भी मतलब पारिवारिक और जो था वो सब वहां से निकाला हुआ। 2 साल से वो बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने बैठे। अब 4 लड़कियों के साथ ये इतना ऐसा केस हुआ। तो इसमें डेफिनेटली जो जातिवादी जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें संसाधनों के जो मालिक हैं वो एक तबका है और जो भूमिहीन तबके जो हैं वो दूसरी तरफ। तो वो हमेशा मतलब उनके मन में ये रहता है कि जरा सा भी कुछ हो तो इनको सबक सिखा दो, इनको मतलब ठिकाने लगा दो। जो पूरा और स्टेट मशीनरी जब उनके साथ ऐसे मिल जाए तो इनके लिए बहुत ही ऐसी ये जगह बनी हुई है। मुश्किल हो जाता है। इसमें हद की बात ये है कि स्टेट जो है वो एक जांच करवाने तक को तैयार बिल्कुल, और कोई साथ देने को तैयार नहीं है। विक्रम सिंह जी, आप तो उत्तर प्रदेश में रहे, काम कर चुके हैं, आप डीजीपी रहे हैं वहाँ के, आप जानते हैं कि किस तरह से ये जो स्टेट की बात कर रहे हैं कैसे चलता है। इस तरह के जो यहाँ पे बात हो रही है पिछड़ी जाति की, वो उत्तर प्रदेश की भी सच्चाई है, वैसे ही वहाँ पे भी होता होगा। इस बदायूं के मामले में भी हमने देखा कि ये एक सामाजिक हकीकत है। आपने अपने एक्सपीरियंस में, अपने तजुर्बे में क्या देखा इस तरह का? मैंने भी यही देखा है कि जो समाज का दुर्बल वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, कभी कभी माइनॉरिटीज के भी, सारा आक्रमण और आक्रामक पक्ष उनके ही ऊपर आता है, क्योंकि अपना एकाधिकार दिखाने के लिए। मैं बहुत स्तब्ध हूं कि आप, ये हमारी आज़ाद भारत की बच्चियां हैं, इन्होंने जो अपनी वेदना टूटे हुए अल्फाज में कही, इनकी छलछलाती आंखों और जो इनकी बातों ने अनकहा छोड़ दिया, उसकी अनुभूति हुई। जो उन्होंने कहा मैंने सुनने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई भी किसी का भी हृदय रक्तस्राव उसमें होगा इनकी बातें सुनने के उपरांत। इनकी बड़ी छोटी छोटी 2 बातें हैं, रिहेबिलिटेशन, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। ये बहुत ही मौलिक और बेसिक बातें हैं और जो स्टेट इसको नहीं दे सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या वहां पर मुख्यमंत्री को बने रहने का औचित्य है। ये बड़ी ही मौलिक फंडामेंटल राइट्स है हमारे, और अगर हम ये भी दे नहीं पा रहे हैं, हम इनके बारे में कोई हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या खाप इतने सक्षम हो गए हैं कि वो एक चुनी हुई सरकार और विधि द्वारा पारित जो हमारा संविधान है उसके विपरीत चलेगा? और उत्तर प्रदेश में भी यही भी सामने आया, बदायूं का मामला है, उसमें भी वो सामने आया, वहां भी ये हकीकत है। जातीयता का उसके बाद एटा में मामला हुआ, एटा में जातीयता का पुट, इसी तरीके से और विलंब। उसके साथ कहीं न कहीं ये संदेश गया कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में हम कोताही बरत रहे हैं, उनको हम लॉन्ग रोप दे रहे हैं, अपराधियों की तरफ नहीं। पुलिस पूरा कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है, जो स्टेट मशीनरी है, वो अपराधियों के साथ है और जो पीड़ित हैं उनको बहुत कोशिश करनी पड़ती है इस बात को सिर्फ कबूल करवाने के लिए कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। नहीं कबूल, देखिए आज की तारीख में जैसे बगाना में हालत ये हो रही है ना कि आप ये देखिए कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से लगातार लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाइए आप, जिसके ऊपर ये लोग भरोसा करते हो, और उस जांच कमेटी में सरपंच दोषी है या नहीं है वो सामने आ जाएगा। वो बनवाते क्यों नहीं है इतने लंबे टाइम से? इधर से जो मुख्यमंत्री है या सुप्रीमो है मुलायम सिंह जी ऐसा बोल रहे, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनका बयान, हाँ, गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि राज्य क्या करेगा अगर किसी के साथ कोई बलात्कार या ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और महिलाओं को सलीका सीखना पड़ेगा। ब्लेम द विक्टिम, जिनको जो मतलब सत्ता पर जो बैठे हैं उनका जो गैर जिम्मेदार जो रवैया है, असल में वो महिलाओं की और दलितों की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाने वाला है। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नगमा जी, हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनके असंयत बयान ने जितना डैमेज किया है, एक वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बलात्कार हो जाते हैं। मुझे बहुत पुरानी बात याद नहीं आ रही कि अगर किसी ने 30 सेकंड तक किसी महिला की तरफ देखा तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी नजर गंदी है। अगर किसी ने हाथ पकड़ने की कोशिश की, ये मान लिया जाएगा कि आपका व्यवहार असंयत है और आपके विरुद्ध 294 आईपीसी के अंतर्गत, 151 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
और यहाँ हम कह रहे हैं, वरिष्ठ लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं ये तो हो जाता है इत्तेफाकन। और टीवी कॉलेजों क्या में ऐसा होता था, हमारे सबके जमाने में हुआ, और नहीं लड़के होता हैं, गलतियां नहीं बहुत होता। करते बहुत हैं, ही- बहुत इतने ही असंवेदनशील बयान आए, गैर जिम्मेदाराना बयान आए, और ये जो पूरा ये मामला आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कई तरह की समस्याएं छुपी हुई हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। बदायूं के मामले से ये सामने आया है कम से कम कि कुछ बाद में सजा हो या ना हो, अगर वहां पे गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता और उन लड़कियों को रात को बाहर नहीं निकलना होता, जो कोई भी स्टेट प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है कि घर में शौचालय हो, अगर ये कर सकती सरकार तो कम से कम उनको बाहर नहीं निकलना पड़ता। ये जो बेसिक अमेनिटीज हैं वो क्यों नहीं दे पाती है सरकार? हमारे साथ वकार साहब हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि बात की बात छोड़िए, पहले बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, लड़कियों को क्यों निकलना पड़ता है घर से बाहर रात को, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग में इस ब्रेक के बाद।